नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूर पे। आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं विज्ञान का, बायोलॉजी का वो अहम टॉपिक है, मेरा फेवरेट। वो क्या है? ब्लड। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट खून, रक्त भी कह सकते हैं आप, रुधिर भी कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहें। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिए, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो पाएंगे सारे आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रुधिर की, ब्लड की। पहले जानते हैं कि एक्चुअल में ब्लड होता क्या है। आपने ये देखा एक तरीके का ये फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैला हुआ है। यानी कि इसका जो बेसिक काम क्या है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन रखता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं जिनका सिक्रीशन ब्लड में होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड को भी एक सेल से दूसरे सेल में, टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी क्या करता है? ब्लड ही करता है। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ब्लड में आप जो भी गैसेस इनहेल करते हैं उसमें आप जानते हैं कि ब्लड में डिफ्यूज कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज होकर वो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। यानी ब्लड के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, जिसकी वजह से हम रेस्पायर कर पाते हैं और हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड को बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत इंटरनली उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि ब्लड क्या है, फ्लूइड है, पर किस टाइप का फ्लूइड है? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये एक ऐसे टिश्यू का काम करता है जो दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कनेक्शन स्थापित कर रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देना है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ब्लड ऑर्गन नहीं है, लेकिन साइंस क्या कहती है कि ब्लड एक टाइप का ऑर्गन ही है। तभी तो वो इतने सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ कर रखता है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है और एक टाइप का क्या है? ऑर्गन है। अब हम इसके कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। जैसे कि आप जान पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले लिखा है शेप, यानी कि इसका आकार कैसा होता है, या आपको जो ब्लड के सेल्स है वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसकी जो शेप होती है वो बेसिकली स्फेरिकल होती है। आप आरबीसीएस की बात करेंगे तो आप इसे स्फेरिकल शेप में ही नोट डाउन करते हैं, मतलब इस शुरू से ही बच्चों को यही दिखाई जाती है इमेज। तो वो कैसी शेप बनी आपकी? स्फेरिकल बनी। स्टडी, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ क्या है, उसका एक नाम उसको दे दिया जाता है कि आप बेसिकली प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो बॉटनी है, एनिमल्स की कर रहे हैं तो वो जूलॉजी है, धरती के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो जियोलॉजी है। इसी तरीके से जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। अहम पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए आगे कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन ब्लड एंड वेट। अब ब्लड और हमारी बॉडी के भार में क्या रिलेशन है? क्या ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है? सभी अहम पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। रिलेशन बिटवीन ब्लड एंड वेट। एक ह्यूमन बॉडी यानी हम लोगों का जो भी औसतन वजन है, हमारी बॉडी का 7% भाग क्या होता है? ब्लड होता है। आपके वेट का, यानी आपका जितना भी बॉडी का वेट है उसका जो 7% है, 7% बनता है, वो आपकी बॉडी का क्या है? ब्लड है। तो ध्यान रखिएगा, आपके ब्लड में और वेट में दोनों में क्या रिलेशन है कि हमारे वेट का 7% क्या है? ब्लड है। उसके बाद ये बोल रहे हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन्स। अगर आप एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, एक वयस्क मनुष्य की बात करते हैं जो कि हेल्दी भी है, तो उसकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है एक वयस्क मनुष्य में। ध्यान दीजिएगा, जो मैं ये बात कह रही हूं ये जनरली मेन में देखी जाती है, यानी कि आदमियों में देखी जाती है। लेकिन बात की जाए फीमेल्स की, मैंने यहाँ पे लिखा है वुमेन है। वुमेन की बॉडी में मेन के कंपैरिजन में आधा लीटर जो रक्त है वो कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ह्यूमन बीइंग में 6 लीटर का ब्लड है तो आपको वुमेन में 5.5 लीटर देखने को मिलेगा। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि हाफ लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होता है एज कंपेयर टू मेन। किसमें? वुमेन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत जनरल पॉइंट्स है, आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम हर चीज का एक पीएच मान देखते हैं कि कितनी उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है। तो पीएच मान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्लड का कितना होता है। तो ब्लड क्या है?
स्लाइटली आप इसे एल्कलाइन कह सकते हैं, बेसिक की तरफ जाता हुआ, और इसका जो पीएच होता है वो कितना है 7.4 है। तो ध्यान देना है आपको, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर होता है। आप कई बार आपका खून चोट निकलती है, आप पीने लग जाते हैं तो वो भी थोड़ा नमकीन की तरफ जाता है, सॉल्टी की तरफ जाता है, और थोड़ा थोड़ा कड़वाहट से नेचर है, तो स्लाइटली एल्कलाइन है, तो वो 7.4 का पीएच शो करता है। आप जानते हैं 7 न्यूट्रल होता है और उसके अबव होता हुआ सभी क्या है, बेसिक की ओर जाता है। तो आगे देखते हो, मैंने आपको ब्लड को कैटेगराइज करके दिखाया है, यानी जो ब्लड है वो अपने आप में बहुत ही विशाल एक्सप्लेनेशन रखता है। तो यहाँ ब्लड के दो मेन पार्ट हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। कितनी मात्रा में प्रतिशत में प्रेजेंट है ये जरूर मालूम होना चाहिए आपको। देखिए, आप ब्लड को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं कि उसका क्या क्या अलग काम है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हम पढ़ेंगे एक लिक्विड, एक क्या है तरल पदार्थ, एक फ्लूइड है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का 55% जो भाग है वो प्लाज्मा है, और बचा हुआ जो 45% है वो आपका क्या है, ब्लड सेल्स है। क्या है आपका 45% ब्लड सेल्स है। तो देखिए, प्लाज्मा के बारे में आप देख रहे हैं, हम अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके ब्लड सेल का जान लेते हैं, जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आज हम प्लाज्मा को जानने वाले हैं। तो देखिए, ब्लड सेल को देखते हैं। ब्लड सेल अपने आप में 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में। हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है, और उस लाल रंग के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो लाल रंग का क्यों होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी का। उसके बाद हम जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, कि वो कितने लंबे जिंदा रहते हैं, वो कहाँ पैदा होते हैं, मरते कहाँ पर हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। और जो थर्ड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 इसके सेल के सेगमेंट्स कह सकते हैं, पार्ट है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। प्लेटलेट्स हो गए, कौन हमारी बॉडी में एज अ सोल्जर काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला कौन है, ये सभी हम किस में पढ़ेंगे, ब्लड सेल, यानी कि हमारी वीडियो की ब्लड के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मा है, तो चलिए प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन लिखी है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि ये किस चीज से मिलकर बना है। तो देखिए, प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो पानी की होती है, यानी कि 90% तो इसमें पानी ही है। 0.7, देखिए घटती जा रही है, बहुत कम मात्रा है। जैसे 0.7% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 0.9% इसमें सॉल्ट होता है। ये कौन सा प्रोटीन है, क्या काम करता है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। पहले आप जानिए कि क्या क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, क्योंकि अक्सर यही पूछी जाती है कि कौन से ज्यादा है, कौन से कम है, कौन से बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सबसे अधिक मात्रा पानी की 90% है, उसके बाद 0.7% प्रोटीन की है, 0.9% नमक की मात्रा है, नमकीन जो नेचर देता है, और 0.1% ग्लूकोज की है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो थी प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन सारी। अब जान लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। देखिए, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ब्लड सर्कुलेशन में वार्म ब्लडेड एनिमल्स में जितना भी होता है सब सर्कुलेट करने का काम प्लाज्मा का होता है। साथ ही साथ इट क्योर्स आवर वाउंड्स, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो जख्म के समय क्या होता है, ऊपर आप ये देखेंगे ब्राउन कलर की फ्लेकी सी लेयर आ जाती है। होता क्या है, ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है, ब्लड जम जाता है, जिसे हम ब्लड की क्लॉटिंग कहते हैं, कि खून का कत्था जम गया जिसकी वजह से अब ब्लड बह नहीं रहा है। तो ब्लड क्लॉटिंग ही हमें बचाता है। देखिए, अगर एक्सीडेंट के दौरान आपका खून बहुत तेजी से बह रहा है तो वहां पर आपकी जिंदगी जाने के, जान जाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में प्लाज्मा की मात्रा एक्यूरेट है, ये सारी कॉम्पोजिशन बहुत एक्यूरेट है,
तो ब्लड क्लॉटिंग बड़े जल्दी हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से होता क्या कि आपका खून बहेगा नहीं, आप डॉक्टर के जल्दी पहुंच जाएंगे और आपकी जान भी बच सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके फंक्शंस में हमने पढ़ा कि हमारे जख्मों को ठीक करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ इसका जो मेन काम होता है ना वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसको नहीं मिस करना है। कभी भी पूछ लिया जाए कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, दो चीजों का। एक तो डाइजेस्टेड फूड का, यानी आपने जितना भी खाना खाया वो पच गया है। हमने अपना डाइजेशन वाली में भी पढ़ा, नहीं देखा तो लिंक मैं दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर देखिएगा वीडियो को। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है, अब जितना भी आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, यानी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो किसका रहता है, प्लाज्मा का रहता है। यानी ब्लड में जब खाना डिफ्यूज हो गया तो वो अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है जहां पर उसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ फूड के अलावा भी जो हार्मोन का स्त्राव होता है ना, हार्मोन सिक्रीशन होता है, वो भी ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एज वेल एज क्या बताया मैंने आपको, हार्मोन्स के सिक्रीशन, यानी जो भी हार्मोन सिक्रीट हुआ है वो सभी पहुंचाने का काम करता है। तो ये तो थे प्लाज्मा के फंक्शन। अब आप देख पा रहे हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है सीरम क्या होता है और हेपरिन क्या होता है। दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप कोई सैनिक स्कूल का या आर्मी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में डेफिनेटली जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। देखिए सीरम और हेपरिन, एक एक करके जान लेते हैं इनको। सबसे पहले मैंने आपके आगे लिखा है सीरम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन भी किस टाइप का प्रोटीन है, कोई टाइप ऑफ प्रोटीन होगा, तो ये एक महत्वपूर्ण टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। अलग से जो स्पेशल टाइप इसको बोला जाता है फाइब्रोनोजिन, ठीक है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का काम क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग करने का काम होता है। तो यही है जो हमें जख्मों से बचाता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, अगर आप ब्लड में से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, समझ रहे हैं आप, एक ब्लड लिया आपने, बाहर बॉडी से ब्लड लिया और उसमें से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया, तो ये जो तेलीय पदार्थ जो बाद में लिक्विड बचता है उसी लिक्विड को क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। जैसे हेयर सीरम आने लगे ना आजकल, हम बाल सुलझ नहीं रहे हैं तो उनके ऊपर क्या लगाते हैं, सीरम लगा देते हैं, एक लिक्विड सा लगा देते हैं जिसकी वजह से चिपचिपा बन भी नहीं रहता, बाल भी सुलझ जाते हैं। तो तरह तरह के सीरम आते हैं, फेस सीरम भी आता है। इसी तरीके से अगर आप ब्लड में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं तो बचा हुआ लिक्विड क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अब आते हैं हेपरिन पे। देखिए कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का जमाव हो रहा है। रक्त क्या है, कोएगुलेशन होता है कि किसी चीज का जमना। जैसे आप अंडा लेते हैं, अगर आप अंडे को फोड़ोगे तो उसमें से आपको एल्ब्यूमिन और यॉक मिलेगा, यानी जो व्हाइट पार्ट है एल्ब्यूमिन जो प्रोटीनिशियस होता है वो दिखेगा और फैट वाला हिस्सा आपको यॉक भी नजर आएगा। लेकिन आप उसी अंडे को अगर उबाल देते हैं तो वो अंदर से पूरा का पूरा जम जाता है, उसे बोलते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस। क्योंकि ब्लड में केमिकल सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट होता है जिसका नाम हेपरिन होता है। ध्यान दीजिएगा, वो केमिकल सब्सटेंस जो ब्लड को जमने से रोकता है। अब पूरी बॉडी में इतना ज्यादा ब्लड है तो ठंड में वो ब्लड जम क्यों नहीं जाता है, तो उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम हेपरिन है। हेपरिन ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होता है, उसका कथन नहीं जमता है, तो उसमें ये मदद करता है। और अगर मान लीजिए ब्लड बहुत ज्यादा क्लॉटिंग होने लग जाती है, या आप ये बहुत बार सुना होगा ब्लॉकेज हो गई है, खून जमना शुरू हो गया, क्लॉट बन गया एक जगह पे, तो डॉक्टर जो आपको रेकमेंड करते हैं मेडिसिन, उसमें भी हेपरिन की मात्रा होती है जो उस खून को पतला करने में, उसके फ्लो को मेंटेन करने में आपकी मदद करती है। तो ये तो था पार्ट 1 जो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, यानी ब्लड का मेन कंपोनेंट जो है आपका 55% प्रेजेंट प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, बने रहें हमारे साथ।